Hello everyone, good morning and welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप भी Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से लर्नर्स। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इम्पोर्टेंट अपडेट्स। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप जिसके माध्यम से आपके पास सभी इंफॉर्मेशन चली जाती हैं, चाहे वो क्लासेस की टाइम हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हो जो कि यूजीसी नेट सेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। तो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी फॉर दिसंबर 2024 एग्जाम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रीनेट का एग्जाम हो चुका है और अब हमारे पास करीब करीब 3 महीने बचे हैं, जिसके जिसमें अगर हमने सही तरीके से तैयारी की तो हम क्लियर कर सकते हैं अपना दिसंबर 2024 का एग्जाम। क्योंकि अब इस एग्जाम में ना केवल नेट और जेआरएफ बट पीएचडी के लिए भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको प्लान करना होगा अपने ये 3 महीने, सो दैट आपने जो भी अपना टारगेट रखा हुआ है, अगर आपका जेआरएफ टारगेट है, अगर आपकी एज है तो आप जेआरएफ को अपना टारगेट रख रहे होंगे, या नेट या पीएचडी है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी आने वाले एग्जाम को क्लियर करने की, कीपिंग द रीनेट का पैटर्न इन माइंड। साथ साथ ये भी कवर करेंगे क्या है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसे आपने मिस नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को, यूजीसी नेट एग्जाम को पहली बार क्लियर नहीं किया जा सकता। यस, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और अब करीब करीब 11 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं। और चूंकि अब इसे पीएचडी के एंट्रेंस के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया है कि अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो ये मार्क्स आपको पीएचडी के इंटरव्यू तक लेके जा सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े और स्टूडेंट्स बढ़ेंगे आने वाले टाइम में, राइट। बट क्या होनी चाहिए सही अप्रोच, क्या होनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी, अगर आप इन चीज़ों का शुरुआत से ही ध्यान रखते हैं तो दिसंबर 2024 एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं होगा। जरूरत है एक सही अप्रोच की, टाइमली अप्रोच की, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आपको रखना है ध्यान में। So we'll start with all those things जो आपको ध्यान में रखना है in order to clear your December exam. तो सबसे पहली बात होती है टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत के दिनों में थोड़ा लीनियंटली अपनी स्टडीज करते हैं और आखिरी के 1 डेढ़ महीने में स्पीड अप करने लगते हैं। सीइंग द रीनेट पैटर्न, इस बार का जो रीनेट का पैटर्न है और जिस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड है। यानी कि आपको थोड़ा थ्योरी समझना होगा, थ्योरी को किस तरह से अप्लाई करना है ये समझना होगा। और पहले ये करने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीवाई क्यूज बनाएं और उस तरह के जो थोड़े डिफरेंट पीवाई क्यूज आए जिसको हम हायर ऑर्डर क्वेश्चंस कहते हैं, उसे भी हम सॉल्व कर सके। तो आपको टाइम मैनेज दो तरीके से करना है, एक तो अपनी प्रिपरेशन में और दूसरा एग्जाम में। क्योंकि इस बार भी बहुत बच्चों की ये कंप्लेन थी कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो गए या आखिरी के कुछ क्वेश्चंस हम सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सके। तो लैक ऑफ टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको अपने प्रिपरेशन में ही इनकॉर्पोरेट कर लेना है। अगर आप इसको टाइम को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आगे जाके आपको एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल साबित होगा। Next is clearing your concept. This is very very important. Seeing the new pattern, new change, जिस तरह से इस बार हमें रीनेट में देखने को मिला है, आपको अगर कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक पे, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसकी कोर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कंसर्न सब्जेक्ट जो भी आपका, जो भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आप पेपर 1 पढ़ रहे हो या पेपर 2 पढ़ रहे हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़िए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। साथ ही साथ ये कभी नहीं भूलिए कि आपके पेपर में, पेपर 2 में और पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का अपना इंपॉर्टेंस है। एग्जाम एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये सारे टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस, ये आपको हम भी टाइम एंड अगेन ये बताते रहेंगे और आज के सेशन में भी बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं। अब उन टॉपिक में भी किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, ये भी आपको मदद मिलेगी जब आप एग्जाम का एनालिसिस करते हैं।
साथ ही साथ एग्जाम के एनालिसिस से आपको कट ऑफ भी पता चल जाती है, आप किस कैटेगरी से हैं, किस पेपर टू से आप एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, इसके को ध्यान में रख के आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में कितना कट ऑफ गया है, तो यू कैन सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ। अब सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू डू स्मार्ट स्टडी। आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक करना आना चाहिए, और साथ ही साथ जैसी जरूरत हो, यानी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए उसके अनुरूप आंसर करना आना चाहिए। स्मार्ट स्टडी एक ऐसी चीज है जो एक लूजर को एक विनर से डिफरेंशिएट करती है। तो कभी भी फोकस इस पे मत कीजिए कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आप हमेशा ये देखिए कि आपने उस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ा, क्या उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इफेक्टिविटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मॉक टेस्ट आप समझ लीजिए एक बून है आपके लिए। एग्जाम देने से पहले एग्जाम जैसी फीलिंग देता है मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ आपको मदद करेगा मॉनिटर करने में कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका रहता है कि हम जब कोई थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ थोड़े दिन की पढ़ाई कर ली, तो हम साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहते हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसके उसके साथ भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसको आप समय समय पर प्रैक्टिस जब करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम के समय आपको क्वेश्चन आंसर करने की क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज यूनिवर्सल नहीं होती है, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पर आपकी स्पीड में भी इन्हांसमेंट होता है, और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का तरीका भी आप डेवलप करते हैं। रिवीजन के लिए समय ज़रूर रखना है। अभी जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 महीने का करीब-करीब समय है, तो आप समझ लीजिए आखिरी के 20 से 30 दिन आपको देने हैं रिवीजन में। तो अभी सही समय है कि अपनी आप तैयारी शुरू कर लीजिए। कांसेप्ट्स को रेगुलर बेसिस पर रिविज़िट करते रहिए। अगर कोई ट टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसको छोड़ मत दीजिए, बीच-बीच में रिवाइज़ करते रहिए ताकि आप उन इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स को रिटेन कर सकें। तो रेगुलर स्टडी इज़ द की। तो कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि हम अब एक बार कर लिया तो एकदम आखिरी में करेंगे। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम आखिरी में करने बैठते हैं तो कुछ याद नहीं रहता है। तो ट्राई डूइंग रिविजन इन बिटवीन आल्सो। शॉर्ट नोट्स के इम्पोर्टेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके पास कितना भी पीडीएफ कंटेंट क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसे जॉट डाउन कर दीजिए एक छोटे से संक्षिप्त फॉर्म में, विच विल हेल्प यू इन योर फाइनल रिविजन। जब आप कोई भी चीज लिखते हैं तो एक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और एक आपके मेमोरी में भी वो इम्प्रिंट आ जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के समय आप उस टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी आ जाती है। और एक बार और ध्यान रखनी है, आपको हर चीज नहीं लिखना है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में हम वही चीजें लिखते हैं विच वी टेंड टू फॉरगेट, राइट। तो जेनरिक चीजें जो उस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द है उसे नहीं लिखना है। आपको इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स में कंटेंट स्पेसिफिक चीजों को लिखना है, चाहे वो डेट्स हो गया या उस पर्टिकुलर, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल की, एनवायरनमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसका कोई मेन फीचर हो गया, इस तरह की चीजों को आपने अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना, ताकि उसे शॉर्ट ही बना के रखिए। इट विल हेल्प यू टू रिवाइज इट। बहुत ज़रूरी होता है कैन डू एटीट्यूड। ये हमेशा से ध्यान रखिए कि ये या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। हमें गिव अप नहीं करना है। येस, देयर विल बी सम डेज़ जब आप उतना पढ़ नहीं पाएँगे जितना आपने सोच के रखा है। प्लानिंग ज़रूर से कीजिए, उसे एग्ज़ीक्यूट भी कीजिए। बट अगर एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाता है तो नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर मत आने दीजिए। हमेशा एक कैन डू एटीट्यूड से फोकस्ड रहिए और डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लीजिए। ये 2-3 महीने अगर आप अपने आप को दे देते हैं तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ डिफरेंट पोजीशन, एंड दैट विल गिव यू अ लीप इन योर लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी है इस समय इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना। कभी भी पढ़ने बैठे तो लगातार मत पढ़ते रहिए, छोटी-छोटी ब्रेक्स लेते रहिए। इससे क्या होगा, जो भी आपने पढ़ा है वो आप रिटेन कर पाएँगे, और आपको इंटरेस्ट भी जगा रहेगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को अगर आप बार-बार, बार-बार पढ़ते रहें, सब कुछ छोड़ के पढ़ेंगे तो आप उससे डिसइंटरेस्टेड हो जाएँगे। तो इस तरह से इस लेवल की पढ़ाई नहीं की जा, इससे आपको एनर्जेटिक होकर स्ट्रेस फ्री तरीके से मिक्स एंड मैच करके आपको अपनी स्टडी सेशंस प्लान करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हर किसी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। द बेस्ट वे इज कि अगर कल की मुझे तैयारी करनी है तो आज रात में मैं बना लूंगी टुमारोज प्लान, जिसमें मैं अपना स्टडी प्लान बनाऊंगी कि मुझे पेपर 1 में कितना करना है, पेपर 2 में कितना करना है। अगर मेरे पास करीब करीब 3 घंटे हैं जो मैं निकाल सकती हूँ पढ़ाई के लिए, तो 1 से 1.25 घंटा मैं पेपर 1 पढ़ूंगी, और 1.25 घंटे के आसपास मैं पेपर 2 को पढ़ूंगी। कि दिस शुड बी, अगर आपने ये तरीका
डेली का फॉलो किया तो ट्रस्ट मी दिसंबर आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, राइट? अब हम आपको बताएंगे कौन से हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हाइल यू आर मेकिंग योर प्रिपरेशंस। और इस प्रिपरेशन को और पुख्ता कर सकते हैं अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 को ज्वाइन करते हैं। इस कोर्स में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, सारे यूनिट्स की पेपर 1 और पेपर 2। आप काइंडली अपना पेपर 2 सब्जेक्ट देख लीजिए। और ये सेशंस आपको एग्जाम की तैयारी ही नहीं कराते, एग्जाम रेडी कराते हैं। तो मॉक टेस्ट कह लीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कह लीजिए, या टाइम टू टाइम गाइडेंस की बात कर लीजिए। कॉन्सेप्ट से लेकर हम आपका सारा कंटेंट को कवर कराते हैं और साथ ही साथ आपको देते हैं पीएचडी एंड मेंटरशिप गाइडेंस। सो दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड अगर आप भी दिसंबर को क्लियर करना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें सिलेबस में कवर करनी है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पेपर 1। तो अगर हम स्टार्ट करें टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसा कि आप जानते हैं 2 यूनिट्स ऐसे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के जो कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, और वो दोनों यूनिट्स है टीचिंग और रिसर्च। तो टीचिंग का आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ टीचिंग होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ते हैं, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचिंग के, आप 2-4 क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कौन कौन से ऐसे कारक है या फैक्टर्स है जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग पे हम ऑनलाइन पे आजकल ज्यादा थ्रस्ट दे रहे हैं। कौन कौन सी टीचिंग एड्स जिसमें हम आईसीटी इनेबल्ड टूल्स बात कर रहे हैं। और फाइनली इवैल्यूएशन सिस्टम में फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जैसे इवैल्यूएशन को हम कवर करते हैं। अब हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च का आपको सबसे पहले समझना है उसका मतलब क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और क्या होती है प्रक्रिया, यानी कि स्टेप्स क्या फॉलो किए जाते हैं, क्या मेथड होते हैं रिसर्च के। आजकल बहुत थ्रस्ट है रिसर्च एथिक्स पर, जिसके साथ हम कंसेप्ट डाल देते हैं प्लेजियरिज्म का, उसके साथ एसोसिएटेड पेनाल्टी का। तो आपने ये कंटेंट तो बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। कैसे लिखेंगे रिसर्च पेपर, क्या होता है कंसेप्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल, इस पे मेरे सेशंस रेगुलर आते रहते हैं यूट्यूब पे, तो उन्हें मिस मत। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम के बारे में भी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। और थीसिस राइटिंग का कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मेट बहुत जरूरी है जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी एनालिसिस को चेक करेगा कि किस तरह से आप कोई चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ही रखना है। इसका बेस्ट तरीका होता है कि हम अगर कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट से अच्छे खासे मार्क्स निकल आएंगे। नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में नेचर, टाइप्स, जिसमें हम वर्बल एंड नॉन वर्बल को पढ़ते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके फर्दर टाइप्स क्या है, बैरियर्स, साथ साथ कुछ थोड़े बहुत मॉडल्स को कम्युनिकेशन को पढ़ लेते हैं। इफेक्टिव मास क्लासरूम कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपने कवर करने हैं अपने कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के टाइप्स में आपका मास मीडिया आ जाता है, बट मास मीडिया को थोड़ा ज्यादा करके पढ़ना है अगर हम लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को देखें। रीजनिंग में लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑफ कोर्स इंक्लूडेड है, अरिथमेटिक, सेट थ्योरी, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनकी भी आप प्रैक्टिस जारी रखिए, आखिरी के लिए कुछ मत छोड़िए। लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करें तो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल एक आप समझ लीजिए, इसका फंडामेंटल कंसेप्ट्स को आपको समझना है। इंडक्टिव और डिडक्टिव का अगर कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो इसको आप बहुत जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। एनालॉजीज को हम पढ़ते हैं, वर्ड एनालॉजी और वर्बल क्लासिफिकेशन, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप जो हम वेन डायग्राम के थ्रू भी पढ़ते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारे टॉपिक्स आपके एलआर में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट टू मिस द फैलेसी ऑफ। तो डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा है, आपको इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, चाहे वो क्वालिटेटिव फॉर्म पे हो या क्वांटिटेटिव फॉर्म। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और किस तरह से हम कर सकते हैं मैपिंग ऑफ डेटा। तो डीआई में मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस इज द की वर्ड। जैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा वहां पे कोई नया ही पैसेज आएगा। सेम गोज विद डीआई, मगर अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट आपका वो पैसेज सही बनेगा। आईसीटी की हम बात करें तो आईसीटी का मीनिंग, उसके यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉमन टर्मिनोलॉजीज और इंटरनेट और ईमेलिंग, नेट एटिकेट्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जैसे वेब के जितने भी
वर्जन्स है 1.0, 2.0, 3, मेमोरी, ये सबसे क्वेश्चंस बहुत भर-भर के आते हैं, तो इससे आपको अच्छे से कवर कर लेना है। पीपल एंड एनवायरनमेंट जो कि यूनिट नंबर 9 है, अगर हम इसकी बात करें तो किस तरह से ह्यूमन और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन है, इस पे काफ़ी थ्रस्ट रहता है सारे क्वेश्चंस। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पोल्यूटेंट्स का रोल किस तरह से वो ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल नेचुरल हजार्ड्स और मिटिगेशन से क्वेश्चंस काफी कम आने लगे हैं। इंस्टेड आपने प्रोटोकॉल्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं, सारे इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल अग्रीमेंट की बात करते हैं। इस पे आपके क्वेश्चंस हर बार बनते ही। प्लस यू हैव टू गो थ्रू एसडीजी। एमडीजी से आजकल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं रिलेटिवली, बट एसडीजी वेरी। एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो रीन्यूएबल एनर्जी, जिस खास करके सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो गवर्नेंस, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर कंसेप्ट्स हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो हायर लर्निंग और रिसर्च से रिलेटेड है इंडिया में, उनकी आपको नॉलेज है, उनकी कब स्थापना हुई थी। 5 ईयर प्लान्स के कॉन्टेक्स्ट में इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्रोनोलॉजी में आपको इंस्टीट्यूशंस को बैठाने के लिए आता है, तो आपको ये बेसिक्स तो या अच्छे से याद कर लेने होंगे। फॉर्मल एंड डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टेक्निकल, प्रोफेशनल और जनरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। साथ ही साथ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की बात करें तो एनईपी 2020 आपका बिल्कुल हॉट टॉपिक रहता है। और कमीशंस जो कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस है, से आपने अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भी अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। और ये सारा कुछ हम कवर कराते हैं अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारी फ्री क्लासेस जरूर अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए और कंसेप्ट को फर्दर क्लियर करने के लिए। तो लर्नर्स, हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और इस सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप कोई भी बेस्ड कोर्स करना चाहते हैं। और अब हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल में तो होती, एक्सक्लूसिवली इंग्लिश पे भी है ऑन यूट्यूब, तो डोंट मिस एनी ऑफ आवर सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।